नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अपने 31वें व्याख्यान तक पहुंच चुके हैं। इसके अंतर्गत हम तुगलक वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। अपने कुछ व्याख्यान पहले ही हम दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कर चुके हैं, जिनमें हमने गुलाम वंश के बारे में अध्ययन किया। इसके उपरांत ही हमने खिलजी वंश के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में समझने का प्रयास किया, जो कि प्रमुख शासक रहे। इसके उपरांत ही जो गुलाम खिलजी वंश के जो शासक आए गुलाम वंश के बाद, उनमें कुछ शासक अयोग्य रहे और तुगलक वंश की नींव डली। और तुगलक वंश की नींव गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा डाली गई। इसके उपरांत हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अध्ययन करते हैं। इस प्रकार हम आज का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। और जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, वह बहुत ही पढ़े लिखे शासक थे और इनकी जो नीतियाँ थी, इन्होंने इस प्रकार के कार्य आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व किए थे। जिस प्रकार के कार्य आज के जो सरकार में नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। चूँकि पूर्व की स्थिति अलग थी, जिस कारण इनकी जो योजनाएं थी वह विफल रहीं, जिनके बारे में हम अपने इस व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। आइए तुगलक वंश के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक इस वंश के संस्थापक थे। जब खिलजी वंश के जो शासक थे, जैसे कि हम देखते हैं कि जो इनके जो गुलाम वंश के जो खिलजी वंश के जो गुलाम होते हैं, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम होते हैं, इनके द्वारा बहुत ही बुरे कृत्य किए गए और जो कार्य किए गए, उसके कारण इन्हें यहाँ के जो शासक आए वह बहुत ही अयोग्य साबित हुए। तब ऐसी स्थिति में जो दिल्ली की जनता थी, वह खिलजी वंश के जो शासक थे उनसे त्रस्त आ चुकी थी। इसी त्रस्तता के कारण इन्होंने गाजी मलक, जो कि एक शासक था, उसके लिए निमंत्रित किया, जिसका नाम गयासुद्दीन तुगलक था। इन्होंने मुबारक शाह, जो कि उस समय पर खिलजी वंश के शासक थे, मुबारक शाह खिलजी पर आक्रमण करने के लिए इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक को न्योता दिया था। तब गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पर आते हैं और इसके लिए जो कि यहाँ का शासक था मुबारक शाह खिलजी, उस पर आक्रमण करके उसके वंश को समाप्त कर देते हैं और तुगलक वंश की नींव रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी जो माता थीं वह हिंदू जाट थीं। गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम भारत में नहरों का निर्माण करवाया था। इनके बारे में बहुत ही प्रमुख बात, जो कि पेपरों में पूछ ली जाती है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नहरों का निर्माण किस वंश में किया गया था। वह तुगलक वंश में गया था। और किस शासक के द्वारा नहरों का निर्माण प्रारंभ किया गया था। कृषि से संबंधित, जो सिंचाई से संबंधित कार्य हैं, वह किसके द्वारा किए गए थे, तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किए गए थे। इसने संगीत पर भी प्रतिबंध लगवा दिया था। यह इस प्रकार का शासक था जिस प्रकार की जो भी अव्यवस्थापूर्ण कार्य थे, जो कि देश के लिए जरूरी नहीं थे, उनको यह प्रतिबंधित कर देता था। इस प्रकार की जो भारत क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र है, भारत के क्षेत्र में बहुत ही गीत संगीत और लोग इसी कार्य में लगे रहते थे। अतः इसने अब विकास संबंधी कार्य करने के लिए जो भी यहाँ पर गीत संगीत होते थे, उन पर प्रतिबंध लगवा दिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने डाक व्यवस्था को प्रभावी बनाया। जो भारत में डाक व्यवस्था चल रही थी, उस व्यवस्था को इसने प्रभावी किया और व्यवस्थित रूप से चलाने का प्रयास किया। और भी जानकारी देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से विवाद हो गया था, जो कि इस समय पर निजामुद्दीन औलिया थे, उनसे इनका विवाद हो गया था। इन्हीं सूफी संत के बारे में एक स्टोरी है, जिसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। निजामुद्दीन औलिया, जो कि इस प्रकार के जो संत थे, वह राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करते थे। अतः जो गयासुद्दीन तुगलक होते हैं, इनके बाद जो शासक आए मोहम्मद बिन तुगलक MBT, जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे इसी व्याख्यान में। MBT को यानी मोहम्मद बिन तुगलक को गयासुद्दीन तुगलक के विरुद्ध भड़काने का जो इनके ऊपर इल्ज़ाम होता है, इसी इल्ज़ाम के चलते यह जो कि निजामुद्दीन औलिया है, उनको ख़त्म करने की धमकी देते हैं और यह दक्षिण अभियान पर होते हैं। अतः दिल्ली आते ही इनको ख़त्म करने के लिए फरमान जारी कर देते हैं। तब गयासुद्दीन जो कि ये थे निजामुद्दीन औलिया थे, वह दिल्ली में एक बयान देते हैं और कहते हैं कि दिल्ली अभी दूर है। वह बयान इन्हीं के लिए दिया गया था, गयासुद्दीन तुगलक के लिए, क्योंकि यह इन्हें ख़त्म करने वाले थे और इन्होंने पहले से ही इसका षड्यंत्र बना लिया था
कि मुझे ख़त्म करने से पहले मैं इनको मरवा दूंगा। तो निजामुद्दीन औलिया ने इस प्रकार का षड्यंत्र बनाया कि इनको ख़त्म कर दिया जाए। अतः जो दिल्ली आने का जो रास्ता था, जो कि मध्य भारत से यह दिल्ली आ रहे थे, तो इसी रास्ते में इन्होंने इनके स्वागत के लिए एक रात में रुकने के लिए एक व्यवस्था की, जिसमें कि इनके स्वागत के लिए एक लकड़ी का मचान बनाया गया था, एक पंडाल टाइप का बनाया गया था, जिसके गिरने से इनकी मृत्यु हो जाती है। यह इसी के लिए बनाया था, इतना कमज़ोर बनाया गया था कि जो कि षड्यंत्र था, इस षड्यंत्र में यह मचान इनके ऊपर गिरेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी, और यह इसमें सफल होते हैं। अतः निजामुद्दीन औलिया द्वारा कहा गया जो शब्द था कि दिल्ली अभी दूर है, वह सिद्ध हो जाता है, और यह गयासुद्दीन तुगलक को दिल्ली तक आने ही नहीं देते और बीच में ही समाप्त करवा देते हैं। आगे देखते हैं हम MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जिनका शासनकाल 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक चला। इनके बारे में बहुत ही प्रमुख बातें हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग राजा रहे, जो कि मेरे फेवरेट हैं। इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। बहुत ही पढ़े लिखे शासक थे। आइए देखते हैं क्या है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात जो जूना खां की उपाधि थी, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा जूना खां की उपाधि धारण की गई थी। जब मोहम्मद बिन तुगलक उपाधि धारण करते हैं और जब गद्दी पर बैठते हैं, तो यह जूना खां की उपाधि स्वयं धारण कर लेते हैं और दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने हिंदुओं को दिल्ली के उच्च पदों पर बैठाया था। अतः हम देख सकते हैं बहुत ही पढ़े लिखे शासक थे। अतः इन्होंने अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जो हिंदू शासक थे, हिंदू राजा थे, उनके लिए जो भी होशियार हुआ करते थे, उनके लिए अपने जो राज्य में पद थे उनको पदों पर आसीन किया और कार्य करने के लिए उनको आमंत्रित किया। दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। हम पढ़ ही चुके हैं कि सबसे पढ़े लिखे शासक होने का खिताब इनके लिए दिया जाता है। दो शासक हुए जो कि इनके बारे में कहा जाता है कि जो पढ़ा लिखा बेवकूफ़ शासक था वह था मोहम्मद बिन तुगलक, और दूसरे जो शासक थे अनपढ़ समझदार जो कि थे अकबर, जो कि बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने इतने अच्छे से अपने कार्य किए और व्यवस्थापूर्ण भारत में शासन किया। और इनके द्वारा जो भी योजनाएं चलाई गई जो कि मोहम्मद बिन तुगलक थे वह विफल रहीं। इस कारण इन्हें पढ़ा लिखा बेवकूफ़ कहा जाता है और अकबर के लिए अनपढ़ समझदार कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को का यात्री, इन्हीं के समय मोरक्को का यात्री था। इसका नाम था अब इब्न बतूता, जिसके बारे में आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा जिसमें इसका नाम लिया जाता है, जो कि अफ्रीकी यात्री था। अफ्रीकी यात्री होने के कारण यह जो भारत में यहाँ पर यात्रा करने के लिए आया था और अपने यात्रा वृतांत लिख रहा था, इसकी पुस्तक का नाम उल रहला था। उल रहला में यह इस समय की जो व्यवस्था है उनके बारे में नोट कर रहा था। इस यात्री की मुलाकात मोहम्मद बिन तुगलक से होती है और यह उसे देखकर प्रसन्न हो जाते हैं कि इस प्रकार की यात्रा कर रहा है और पुस्तकें भी लिख रहा है। इससे प्रभावित होकर यह मोहम्मद बिन तुगलक होते हैं जो इब्न बतूता के लिए अपना काजी नियुक्त कर देते हैं। कादी बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, उस पद पर इसके लिए इब्न बतूता के लिए नियुक्त कर देते हैं और बाद में इसे अपना दूत बनाकर जो राजदूत बनाते हैं इसको, और यह राजदूत बनाकर मोहम्मद बिन तुगलक इसे चीन की यात्रा के लिए भेजते हैं कि आप चीन की यात्रा पर जाइए, वहाँ के बारे में वृतांत लिखिए और भारत पर आकर वहाँ की जानकारी दीजिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एक्सटर्नल अफेयर के मुद्दे हैं इन पर भी मोहम्मद बिन तुगलक काम कर रहे थे। जैसा कि आज मोदी जी विदेशों की यात्रा करते हैं और वहां से जानकारियां प्राप्त करके लाते हैं, उसी प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक भी अपने कार्य कर रहा था। इन्होंने अपना राजदूत किसके लिए, इब्न बतूता के लिए बनाया था और यह दिल्ली की जो जानकारी थी वह प्राप्त करना चाहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 योजनाएं चलाई। इनकी ये 5 योजनाएं बहुत ही प्रमुख हैं, इनके द्वारा चलाई गई। हालांकि यह विफल रहीं, लेकिन जो योजनाएं चलाई गई बहुत ही समझदारी का परिचय देते हुए इन्होंने चलाई थी और जिससे यह बहुत ही सुधार करना चाहते, लेकिन समय व परिस्थितियों के कारण वह सुधार नहीं कर पाए और इनकी यह योजनाएं विफल रहीं।
आइए समझने का प्रयास करते हैं इनकी 5 योजनाओं के बारे में। राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी से स्थानांतरित करके और दौलताबाद की और देवगिरी का नाम बदलकर इन्होंने अपनी राजधानी देवगिरी का नाम परिवर्तित करके क्या रखा था, दौलताबाद रखा। जब यह अपनी राजधानी देवगिरी से दौलताबाद को ट्रांसफ़र करते हैं उस समय पर जो जनता है यह अपनी पूरी जो भी राजधानी है, अपनी जो जनसंख्या है उनको दौलताबाद में बसाने के लिए ले आते हैं और राजा के साथ सारी प्रजा भी दौलताबाद की ओर गमन करती है और बीच में ही बहुत ही बारिश के कारण बाढ़ आती है और अकाल पड़ जाने के कारण बहुत सी जनसंख्या की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार इनकी यह योजना विफल रह जाती है। दूसरी योजना है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। बहुत ही प्रमुख योजना जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा भी चलाई गई थी। इसमें जो कि मुद्रा थी उसका विमुद्रीकरण किया गया था, जो कि पुरानी मुद्रा थी उसको बदलकर नई मुद्रा लाई गई थी। इस प्रकार का कार्य यह 700 साल पहले कर चुके हैं, इसीलिए इनको मोदी जी के साथ कंपेयर किया जाता है। सांकेतिक मुद्रा उस समय पर जो चांदी की मुद्रा चलती थी, चांदी के सिक्के चलते थे, इस प्रकार जो राज्य था, राज्य में चांदी की कमी आ रही थी और चांदी जैसा कि हमें पता है कि जो मूल्यवान रत्न है और इससे बहुत से कार्य किए जाते हैं, अतः इन्होंने सोचा कि तांबे के स्थान जो चांदी है, चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के चलवाए जाएं। और जब इन्होंने तांबे के सिक्के चलवाए तो जनता में जो टकसाल थे जहाँ पर सिक्के बनते थे, इनकी कॉपी बना ली गई। जो नकली तांबे के सिक्के थे वो उनके द्वारा बनवाए गए और जब यह बाज़ार में उतारे गए तो तांबे के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के यूज नहीं हुए और चांदी के सिक्कों ने अपना रिजर्व बनाकर लोगों ने अपने पास रख लिया। इस कारण यह अव्यवस्था फैल गई और उसकी राजधानी में चांदी की भी कमी आ गई। जो चांदी के सिक्के थे वह लोग अपने पास रखने लगे, अतः राज्य में चांदी की कमी आ जाने के कारण और तांबे का जो सामान है वह बहुत ही कम कीमती होता है, अतः जनता के द्वारा इस समय पर यह बात समझी नहीं गई कि यह सांकेतिक मुद्रा है और उस समय पर ऐसी कोई पहचान नहीं थी। इस प्रकार के डेवलपमेंट में जो टकसाल थे, इस प्रकार के टकसाल नहीं थे जो कि उसको व्यवस्थित रख सकें। उसका जो आइकॉन होना चाहिए, जो उसकी पहचान होनी चाहिए, वो यूनिक होनी चाहिए, ऐसा कि इस समय पर नहीं हो पाया और यह अव्यवस्था फैल गई। और सांकेतिक मुद्रा आप समझ ही चुके होंगे और इस प्रकार यह योजना विफल रही। अब इसके बाद जो इनका तीसरा अभियान है यह दोआब में कर वृद्धि करते हैं। दोआब जैसा कि हम समझते हैं कि अगर कोई भी नदी है, वह नदी किसी जो राज्य क्षेत्र होता है, मान लो ये राज्य क्षेत्र है, इसके दोनों ओर से कोई नदी गुजरती है तो यहाँ पर जो इरिगेशन होता है, जो सिंचाई की व्यवस्था है बहुत ही उन्नत होती है और यहाँ की जो फसल होती है वह बहुत ही मात्रा में होती है। तो यहाँ से भी जल की प्राप्ति होती, यहाँ से भी जल की प्राप्ति होती। यह क्षेत्र दोआब कहा जाता है। और जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इन्होंने सर्वे कराया और देखा कि कहाँ पर ये दोआब आता है, उस क्षेत्र पर इन्होंने कर की वृद्धि कर दी और इसी समय पर यहाँ पर जो अकाल था वह अकाल पड़ गया और किसानों के द्वारा कर नहीं चुकाया गया। इस प्रकार उसकी यह योजना भी असफल रही। आइए देखते हैं इसके चौथे अभियान के बारे में, जो कि खराचल या कराचल अभियान के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने हिमालय की पहाड़ियों में स्थित कराचल पर एक सैन्य अभियान भेजा कि हम हिमालय की पहाड़ियों में जाकर अपना राज्य स्थापित करेंगे और यहाँ के शासकों को या भी जो भी यहाँ पर रहते हैं उनको पराजित करके अपनी जो राज्य की सीमा है उनका विस्तार करने का प्रयास करेंगे। इन्होंने अपना अभियान जो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं कराचल क्षेत्र पर भेजा। यह सैन्य अभियान विफल रहा। इसके विफल होने का कारण जब यह अपनी सेना के साथ वहाँ पर जाते हैं तो उसी समय बहुत ही ठंड पड़ने के कारण जो सैनिक होते हैं वह उनकी मृत्यु होने लगती है। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जब यह उस अभियान के लिए जाते हैं और इतनी जो ठंड के कारण वहाँ पर जो सैन्य अभियान है, जो सेना है वह विफल हो जाती है युद्ध करने के लिए और इस प्रकार वह सेना युद्ध लड़े बिना ही वापस लौटना पड़ता है। वापस लौटते समय हम देखते हैं कि इसके बहुत से सैनिक मारे गए थे। ऐसा माना जाता है कि यह अपने कुछ सैनिकों के साथ ही वापस लौट पाए थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं खुरासान अभियान तक। खुरासान अभियान के बारे में मोहम्मद बिन तुगलक ने
खुरासान में एक सैन्य अभियान भेजा। इसने मिस्र के राजा सैयद एवं मंगोल शासक तासमासरीन से मिलकर एक गुट बनाया था और यह गुट बनाकर यह खुरासान अभियान पर निकला था तथा अंत में यह अभियान भी असफल रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनके द्वारा जो 5 अभियान चलाए गए वह 5 अभियान बुरी तरह से विफल रहे। 1336 ईस्वी में इसी के शासनकाल के समय मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन था, इसी के समय दक्षिण भारत में एक नए राजवंश का उदय हुआ जिसे संगम वंश के नाम से जाना जाता है। इस वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का 2 भाइयों के द्वारा की गई। इन्होंने अपने पिता के नाम पर, इनके पिता का नाम संगम था, पिता संगम के नाम पर इन्होंने अपने जो वंश है उसकी नींव डाली और उसका नाम संगम वंश रखा तथा संगम वंश का शासक हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। जब इनका जो वंश स्थापित हो जाता है जो कि संगम वंश होता है, और संगम वंश में इन्होंने अपनी राजधानी इसके लिए विजयनगर के लिए बनाई और विजयनगर में रहकर इन्होंने अपनी शासन की व्यवस्थाएं चलाने का प्रयास किया। विजयनगर साम्राज्य 4 वंशों ने राज किया। संगम वंश के बाद जो कि 3 वंश और आए जिन्होंने इसके जो क्षेत्र था इस पर राज किया। तो हम देखते हैं इन वंशों के बारे में। पहले आया हरिहर बुक्का के द्वारा जो वंश की स्थापना की गई उसका नाम संगम वंश था। इसके उपरांत जो दूसरा वंश आया उसका नाम था सालुब वंश, तीसरा वंश आया तुलुप वंश और चौथा वंश आया आरवीडु वंश। इन वंशों के बारे में हम अपने आने वाले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। आइए कुछ बातें और जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्रोहों यानी 34 विद्रोहों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, एक विफलता का कारण यह भी था कि इनके समय में बार बार विद्रोह हो रहे थे। लगभग ऐसे 34 विद्रोह थे जो इसके शासनकाल में हुए। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने हिंदू त्योहारों को जैसे कि होली है, दीपावली है, इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बहुत ही दिमागदार शासक यानी समझदार होने के कारण यह सबसे तालमेल बनाकर रहना चाहता था। अतः इसने हिंदुओं के जो त्यौहार थे जैसे कि दीपावली है और होली है, ऐसे त्योहारों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसके लिए सहयोग किया और खुद भी उसमें शामिल होकर इसको जो भी यहाँ की जो परंपराएं थी उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मोहम्मद बिन तुगलक सभी सल्तनत के राजाओं में सर्वाधिक पढ़ा लिखा था, जैसा कि हम पढ़ ही चुके हैं। इसकी मृत्यु के संबंध में सबसे पढ़ा लिखा होने के कारण जब इसकी मृत्यु होती है तो बदायूं जो कि इतिहासकार होते हैं, लेखक होते हैं, बदायूं कहते हैं कि आज राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। इनके जो कार्य हो रहे थे और इनके कार्य के द्वारा जो जनता में आक्रोश फैला हुआ था, जो विद्रोह की भावना थी, उसके कारण जो जनता बौखलाई हुई थी उनकी स्थिति को देखकर बदायूं कहते हैं कि आज राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई जब इनकी मृत्यु होती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने खुतबा, उपदेश व सलाह जब दिए जाते थे तब इन सलाह में दिए जाते थे और जो उपदेश दिए जाते थे इनमें खलीफा का नाम जो लिखा होता था, इन्होंने यह जो नाम लिखा होता था उनको हटवा दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों में अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह यानी सुल्तान ईश्वर की छाया होता है शब्द को निकलवा दिया। मोहम्मद बिन तुगलक सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला पहला सुल्तान था। जो भी सुल्तान हुए वह जो भी इसके समय के पहले जो सुल्तान हुए वह मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नहीं गए थे। अतः इसके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर विजिट किया जाता है, जिससे यह कहा जा सकता है कि इन्होंने यहाँ पर भी कार्य किया। सूफी संत के जो दरगाह थी उस पर गए और अपनी शासन व्यवस्थाओं को परंपरा के साथ जोड़ने का प्रयास किया। जिस प्रकार हम देखते हैं कि मोदी जी कभी कभी मंदिरों में विजिट करते हैं और यहाँ की जनता से जुड़ने का प्रयास करते हैं। आशा करता हूँ कि यह मेरा जो प्रयास है वह आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसको आगे फैलाने का प्रयास कीजिए। ऐसे बच्चों तक यह जानकारी पहुँचाइए जो कोचिंग व इंस्टीट्यूट की फ़ीस भरने में असक्षम है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और इस प्रकार की जो क्लासेस हैं बहुत ही महंगी होती हैं। लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए में यह जो क्लासें हैं वो दी जाती हैं। थोड़ी अव्यवस्थाएं हैं उनको सुधारने का मेरे द्वारा निरंतर प्रयास किया जाएगा और आपका जो कार्य है वह है
कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के लिए फैलाना है, इस मुहिम को आगे बढ़ाना है और आज से मैं और भी इसको सुधारने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।